काबिल ये झूठ नहीं है कि इंडिया में एक्चुअली अच्छा तुम्हें अगर कुछ करना है तो बहुत सारे ऑप्शंस तो नहीं है। बचपन में जब मैं स्कूलिंग स्टार्ट किया उस टाइम पे आई थिंक इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे मेरे गांव में, क्योंकि पीएचडी इज नॉट लाइक यूजिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, इट्स लाइक क्रिएटिंग न्यू नॉलेज। तो मैंने अपना स्कूलिंग पूरा हिंदी में किया लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम इंग्लिश में दिया। तो वाह। हाँ, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इज डिफरेंट। लर्न ऑल यू कैन फ्रॉम हिम बट यू कांट क्वेश्चन अ टीचर। नहीं, ऑनेस्टली मैं बोलूँगा कि उस टाइम पे मेरा माइंडसेट भी उस स्टार्टिंग में वैसा ही था। Hey Naveen, thank you so much for accepting my invitation and joining this podcast. Glad to join the podcast. I hope it can help some people realizing what they can achieve. Yeah, definitely it will help. So, ठीक है, let's get started. So नवीन, आप बेसिकली अपने स्कूलिंग के बारे में बताइए कि आपकी स्कूल कहाँ से थी और आपने बेसिकली जो उसके बाद जो आपने आईआईटी करा वो कैसे अचीव करा, तो उसकी आपकी पूरी जर्नी को एक्सप्लेन करिए। हाँ, तो मैं एक्चुअली राजस्थान के एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ। चामुंडी करके गांव है एक, पाली डिस्ट्रिक्ट में। ओके। तो वहाँ पे जब मैं बचपन में जब मैं स्कूलिंग स्टार्ट किया उस टाइम पे आई थिंक इंग्लिश मीडियम के स्कूल तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे मेरे गांव में। तो दो स्कूल थे बड़े, प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो और ये वो दो कौन से स्कूल साल की बात है? ये हो गए करीब 2000 टू 2008। ओके। तो मतलब 7-8 साल का जो हाँ टाइम था, हाँ। मतलब अर्ली 2000s। हम्म। तो उस टाइम पे आई थिंक कुछ कुछ प्राइवेट स्कूल स्टार्ट हुए थे बट दे वो बहुत ही इन्फेंसी में थे, तो टीचर्स वहाँ पे भी उतने अच्छे नहीं थे। तो उस टाइम पे प्राइमरी स्कूल्स जो गवर्नमेंट स्कूल थे वही प्रिफर्ड थे वहाँ पे। तो प्राइमरी स्कूल से मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया और मेरे कुछ टाइम तक तो होम स्कूलिंग हुई थी घर पे। उसके बाद में मैंने अपने स्कूल में स्टार्ट किया। तो मतलब मेरे टीचर्स आई वुड से ऑनेस्टली इतने मतलब अ, बुरे नहीं थे, मतलब दे वर लाइक। हाँ, जो गवर्नमेंट स्कूल की इमेज ही एक बार वही आती है, वो भी इतनी पुरानी कि पता नहीं कैसी हाँ स्कूल होगी वैसा। हाँ, तो मैं तो ये मतलब आई मे बी आई वॉज फॉर्चुनेट और लकी जो भी बोलो, बट मेरे को टीचर्स अच्छे ही मिले ऑनेस्टली। तो ओके। एक तो ये भी हो सकता है कि तुम्हारा टीचर्स के साथ तुम्हारा 1-to-1 इंटरेक्शन क्या था, उससे भी तुम्हारा इंप्रेशन तुम्हें लगता है कि अच्छा है बुरा है। तो टीचर्स मोस्टली मेरे को पसंद करते थे, एक तो ये भी रीजन हो सकता है क्योंकि मैं इंटरेस्ट लेता था ऑब्वियसली उनकी क्लास में और क्वेश्चन वगैरह पूछने में। बहुत ही डिसिप्लिन बच्चा था ऑनेस्टली मैं, मतलब अपने स्कूल के टाइम पे इन टर्म्स ऑफ लाइक बीइंग ऑन टाइम एंड लाइक होमवर्क टाइम पे कंप्लीट, मतलब तो वो उस वजह से ऑब्वियसली मेरे को मेरा स्कूल की तरफ इंप्रेशन अच्छा ही था। और ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ पढ़ाई करता था, ये भी लगता है कि जो लोग पढ़ने में होते सिर्फ ऐसा भी नहीं था। बट हम्म। हाँ, स्कूल में मैं टाइम टू टाइम काम करने वाला था, डिसिप्लिन था, पढ़ाई को इंटरेस्ट लेने वाला बच्चा था। तो वो प्राइमरी स्कूल खत्म होने के बाद में पास में एक स्कूल था जो गवर्नमेंट स्कूल था, वो सेकेंडरी स्कूल था, वो थोड़ा सा बेटर था इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब्स वगैरह थी वहाँ पे, ओके। प्ले ग्राउंड बड़ा था, ये सब चीजें होती थी, थोड़ा बेटर स्कूल था। और वहाँ पे जब मैं स्कूल में एंटर किया तब स्कूल में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस भी आए कि पहले जो प्रिंसिपल्स थे वो वहाँ से हटके एक नए प्रिंसिपल आए थे। तो आई थिंक वो प्रिंसिपल का मेरे वो जो प्रिंसिपल आए थे स्कूल का, उनका मेरी लाइफ पे काफी बड़ा इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि वो उन्होंने स्कूल को एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया था। मतलब दे बेसिकली डिसिप्लिन्ड ऑल द स्टाफ टू बी लाइक रियली डेडिकेटेड टू टीचिंग। तो वो जो स्कूल में मैंने 3-4 साल स्पेंड किए, दोज वर रियली ट्रांसफॉर्मेटिव इन टर्म्स ऑफ कि उनको देख के मैं इंस्पायर होता था कि पहले मेरे को लगता था कि यार गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की लाइफ कैसी होती है, मतलब इट्स लाइक अ हम्म। डेड एंड जॉब फॉर लॉट ऑफ पीपल। वो ऐसे सोचते हैं कि यार ये तो सुबह आना है शाम को जाना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट वहां पे मैंने देखा कि वो लोग उस एक इंसान की वजह से सारे लोग थोड़े से अपने काम को लेके सीरियस हो गए थे, तो सही में अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करते थे। और उनका एक एम बन गया था कि मेरे हमारी स्कूल से एक बच्चे को ऐसे मेरिट में लाना है, या फिर तो उनका वाह। मेरे से एस्पिरेशन मतलब थी। जस्ट एक प्रिंसिपल के कारण पूरा स्कूल की वो ही बदल गई पूरी। हाँ हाँ, मतलब मुझे लगता है ये बेसिकली दिखाता है कि लीडर कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जैक्ट, किसी मैं भी भी वही ऑर्गेनाइजेशन। बोल रही थी, मैं लीडरशिप स्किल के बारे में ही बोलने वाली थी कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है ना, कि अगर एक अच्छा लीडर है मतलब कि वो पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज कर देता है। हाँ, सही है। तो वो उनका इन्फ्लुएंस मेरे पे भी बहुत स्ट्रांग रहा और टीचर्स पे भी बहुत स्ट्रांग रहा। और टीचर्स एक्चुअली मोटिवेटेड फील करते थे क्योंकि उनको लगता था कि दे आर एक्चुअली इम्पैक्टिंग लाइव्स, मतलब उनको लगता था कि हम्म। उनकी वजह से ये बच्चे अगर सही में पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाएंगे तो आगे बढ़ के कुछ अच्छा करेंगे। और
तो मैंने सिक्स के बाद मैं एट्थ एट्थ में, उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होता था हमारा, जैसे स्टेट बोर्ड के एग्जाम होते हैं वैसे हम्म। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोर्ड के एग्जाम होते थे। तो जब वो आए स्कूल में, उस टाइम से हर साल मेरिट में स्टूडेंट्स आ रहे थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अच्छा। मतलब डिस्ट्रिक्ट में 25 रैंक, 30 रैंक कैसे आ रही थी। तो मेरी भी डिस्ट्रिक्ट में रैंक थी उस टाइम प्राइमरी स्कूल, जब मैंने अपना एट्थ बोर्ड किया वहाँ पे। तो उसको देख के वो लोग मोटिवेट हो गए, अरे यार ये बच्चा अच्छा है, इसको तो टेंथ बोर्ड में भी ऐसे प्रिपेयर करेंगे मेरिट के लिए। तो मेरे पे वो थोड़ा स्पेशलाइज अटेंशन थी ऑब्वियसली, एक तो ये भी रीजन था, हम्म। और दूसरा कि वो चाहते थे कि मैं नहीं निकलूं, तो ऐसे कंपटीशन होगा तो लोग मोटिवेट होके करेंगे। तो मेरा तो एम उस तरह से सेट हो गया था कि अरे मेरे को इतना उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं कि मेरे को करना है, अच्छा करना है, अच्छा करना है। और मुझे पता था कि उसके बाद में रिकॉग्निशन मिलेगी तो मुझे आगे अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। तो वो मोटिवेशन की वजह से मैंने स्कूल में काफी फोकस किया, और फिर मैंने ये भी सोचा कि अगर मेरे को आगे बढ़ना है तो मेरे को अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, मतलब अच्छा, बाहर के। तो नवीन आपका पूरा स्कूलिंग हिंदी में ही था? इंग्लिश, हाँ टेंथ। इंग्लिश वॉज जस्ट अ सब्जेक्ट, लाइक इट्स हाँ नॉट अ लैंग्वेज, ठीक है, मतलब पूरा हिंदी हाँ मीडियम ही था आपका। अच्छा, हाँ तो फिर इंग्लिश, हाँ अभी आप बात करते हैं इंग्लिश, तो आपने इंग्लिश से बेसिकली लोग डरते, मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम सीख ही हाँ नहीं पाएंगे, या हम कितनी भी प्रैक्टिस कर ले हमें नहीं पता हाउ टू कम्युनिकेट। बिकॉज मैं बहुत स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करती हूँ ना, तो उनका मेनली वही रहता है कि हमें आता है बट वी आर हाँ नॉट एबल टू एक्सप्रेस वेल। तो फिर हाँ आपने वो हिंदी मीडियम से कैसे पूरा स्विच करा, इंग्लिश कैसे सीखी बेसिकली, आप वो हाँ मेरे को बताइए। लगता है कि इंग्लिश में जो लिखने की इंग्लिश होती है दैट्स डिफरेंट देन टॉकिंग एंड राइट। कम्युनिकेटिंग, राइट। हम्म। तो मैं सोचता हूँ कि जो इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो लोग ग्रामेटिकली स्ट्रांग हो सकते हैं, मतलब उनको पता होगा हम्म। कि क्या इस चीज सेंटेंस लिखा होता है उसमें कुछ गलत है या नहीं है। बट उनका एम्फेसिस इस पे नहीं होता है कि क्लियरली अपने आइडियाज को कन्वे कैसे करना है एफिशिएंटली इन अ टाइमली फैशन, राइट। तो वो चीज आई थिंक उसके लिए लोगों को कन्वर्सेशन करना इंपॉर्टेंट है लोगों के साथ में। और मेरे को लगता है कि वो छोटे गाँव में या फिर इवन सबर्बन एरियाज में नहीं है इतना, उस तरह का एक्सेस वो नहीं है, तो मेरे को एक्सपोजर ही लगता नहीं है, है राइट। हाँ एक्सपोजर नहीं है। बट मेरे को प्रमोट करने के लिए लोग थे थोड़े से मेरे आसपास, आई वुड से मेरी फैमिली में भी मेरे चाचा थे। तो वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो भी उनका भी स्कूलिंग पूरा मेरे जैसे मेरे गांव में हुआ है। तो अच्छा। वो भी उनका जर्नी भी काफी इंस्पायरिंग था मेरे लिए, क्योंकि वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बने उन वो। और उस टाइम पे चार्टर्ड अकाउंट जब उन्होंने अपना स्कूलिंग पूरा हिंदी में किया, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम इंग्लिश में दिया। तो वाह। हाँ, तो वो उन्होंने भी उस तरह का अपने आप उन्होंने भी उस तरह की चीजें करी है कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांजिशन किया, हम्म। उन्होंने भी खुद वैसे किया। तो मैं उससे इंस्पायर हुआ था कि मैं भी कर सकता हूँ। और फिर वो जब अपना स्पीकिंग इंप्रूव करने की कोशिश करे तो कुछ वो उस टाइम पे बुक्स आती थी ऐसे अपने कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। तो रैपिड स्पीकिंग कोर्स होता है एक ऐसे, ओके। तो दैट्स बेसिकली वो बुक वो यूज कर रहे थे, और मैंने ऐसे ही खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने मेरे को बुक दे दी कि तू चल तू ले ले, मैं कुछ दूसरा कर लूंगा। तो फिर मैं खुद से वो सीखने लगा, और वो बुक में मेरे को समझ में आया कि जो अपन रिटर्न इंग्लिश करते हैं, रिटर्न इंग्लिश जो लिखते हैं उससे कन्वर्सेशन के लिए थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ओके। हाँ, तो वो बेसिकली इट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि मतलब लोग बात कैसे करते हैं, फिर तुम उसी को वैलिडेट कर सकते हो जब लोग एक्चुअली आपस में कहीं तुम देख रहे हो टीवी पे कैसे बोल रहे हैं, हम्म। तो तुम्हें लगता है कि कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं और अपने आइडियाज भी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है वो एक कंपोनेंट था मेरे कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव बट करने में। नवीन, जैसे आपने ना, आप बोल रहे हो आपने बुक पढ़ी, ठीक है, बट आपने पढ़ तो ली बुक, बट आपने फिर किससे स्टार्ट करा कम्युनिकेशन करना? बट बिकॉज जब तक हाँ आप ये कम्युनिकेट ही इम्पोर्टेंट नहीं करोगे तो वो है। हाँ लैंग्वेज आप कैसे नहीं, सीखोगे? वो हमें उसका कोई हिंदी रिलेशन नहीं क्यों है फिर। आती? बिकॉज हमारे घर में हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स सब हिंदी में बोलते हैं, अगर हम स्मॉल टाउन से है तो, ठीक है। तो हम्म। अगर वो कोई लैंग्वेज, हम हमें कहीं नई लैंग्वेज सीखनी है जो न्यू लैंग्वेज है, तो हम तभी सीख पाएंगे जब हमारा वो एनवायरमेंट होएगा। तो आपने बुक्स तो हाँ। पढ़ ली, बट फिर आपने हम्म। कम्युनिकेशन किससे करा? मैं तो अपने छोटे भाई से को परेशान कर देता था। अच्छा। तो वो मतलब उसको मैंने एक तरह से ये सब चीजों के लिए मतलब यूज करने लग गया था मैं यूज उसको कि करा। अरे मैं हाँ कि अरे मैं तेरे से, तो उसको भी मजा आता था ना। उसके लिए एक गेम के जैसा होता था ये, अच्छा। कि मैं उसको खेल रहा हूँ एक तरह से, ठीक है। और फिर मैं मेरे चाचा से भी करता था, मेरे पापा को काफी मेरे पापा तो मास्टर्स है कॉमर्स में, तो उन्होंने भी वो सब इंग्लिश में किया था, जब वो भी अच्छा। हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड के साथ जाके। तो उनका भी इंग्लिश काफी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ कि वो उनको काफी चीजें पता है, लेकिन वो ऑब्वियसली डे टू डे कम्युनिकेट नहीं करते। तो उनके साथ भी मेरा कॉन्वर्सेशन थोड़ा बहुत इंग्लिश में होता था। ओके। तो और फिर आपने मैं बेसिकली अपना डेली कॉन्वर्जेशन ही थोड़ा ट्राई करा कि इंग्लिश में थोड़ा करो? ट्राई किया, हाँ हाँ हाँ, कोशिश करी मैंने खुद से। कोशिश करी। हाँ। और अच्छा। फिर स्कूल में भी
कुछ कुछ लोगों के साथ मैं ट्राई करता था ऐसी बात करने की, तो जैसे बट आप लोग स्कूल ऑब्वियसली। में ट्राई करते थे ना, तो ऐसे अच्छा मजाक तो क्या ही उड़ाएंगे क्योंकि उनको भी नहीं आती, नहीं तो नॉर्मली होता है ना कि लोगों को आ रही है अपन को नहीं आ रही है, अपन ट्राई कर रहे, तो ये भी बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि लोग मजाक उड़ाते हैं वैसा। हाँ वो तो है। बट हाँ। हाँ, वो तो होगा ही। अब मतलब अगर डिपेंड करता है तुम्हारे पीयर ग्रुप पे कैसा है, बट तुम ऐसा सोच के नहीं कर सकते कि यार मजाक उड़ाएंगे तो मैं बोलूंगा ही। वो तो उस जोन से तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो वो होगा तो भी तुम्हें करना ही पड़ेगा थोड़ा तो, बट आई थिंक वो एक स्टेपिंग स्टोन था। मैं नहीं बोलूंगा कि वो उसकी वजह से सब कुछ हुआ, बट आई थिंक वो स्टेप लोगे तभी तुम सीख सकते हो। तुम्हें थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मकलाओगे, तुम अच्छे से बोल नहीं पाओगे, कुछ कुछ होगा। लेकिन आफ्टर अ वाइल तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि अगर तुम अपने आइडियाज को कम्युनिकेट कर पा रहे हो टूटी फूटी इंग्लिश में भी, दैट स्टिल समथिंग। और उसी से तुम अंडरस्टूड, आगे बढ़ हाँ। के हम्म। कुछ बेटर कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट इम्प्रूविंग ऑन दैट। वो बेस बनाना भी तो इम्पोर्टेंट है, मतलब गलत भी बोलो लेकिन स्टार्ट करो बोलना, गेट आउट ऑफ हाँ, दैट हेजिटेशन। आई अग्री, आई कंप्लीटली अग्री विद दिस कि स्टार्ट तो करो। लोगों को ये डर रहता है कि हम बोलेंगे फिर लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये सब चीजें वो सोचते रहते हैं और वो बोलते ही नहीं इंग्लिश में। तो मैं भी सबको यही बोलती हूँ कि तुम स्टार्ट तो करो ना बोलना। इफ यू आर स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, देन यू आर वन स्टेप अहेड ऑल एनीवेज। कि जो लोग तो बोल ही नहीं रहे उनसे तो तुम हमेशा एक स्टेप अहेड ही होगे, बिकॉज एटलीस्ट यू आर ट्राइंग। और रिजल्ट तो आ ही हाँ जाएगा ना, टाइम लगेगा थोड़ा, रिजल्ट तो आना ही है हाँ ना एटलीस्ट। हाँ क्योंकि मैं भी बहुत ऑब्जर्व करती हूँ जो बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं उनकी ग्रामेटिकल कुछ भी नहीं होती है, मतलब पूरी हिली हुई होती है। दे जस्ट नो हाउ टू कम्युनिकेट बस। और जो हाँ गांव के जो लोग होते हैं वो बस ये सोचते रहते हैं कि हमें परफेक्ट इंग्लिश बोलनी है, वो ग्रामर में फोकस करते हैं, वो सब कुछ चीज में फोकस कर लेंगे, बट वो ये नहीं सोचते कि मेन है स्टार्ट करना, कम्युनिकेट करना। ये सब तो हाँ सेकेंडरी चीज है कि ग्रामेटिकल सही होनी चाहिए एंड ऑल। मेन है कम्युनिकेट करो, जो आपने भी बोला है कि ये सब चीजें तो बात हाँ की है ना यार, कि तुम कितने हाँ अच्छे से परफेक्शन के पीछे मेनली लोग भागते हैं, जो मुझे खुद को हाँ लगता है वो गलत है। तुम स्टार्ट तो करो ना, परफेक्शन तो धीरे स्टार्ट धीरे ही परफेक्शन से जाएगा। मत करो। तुम एस्पायर कर सकते हो उस तरफ जाने का। और हम्म। वो रिटर्न इंग्लिश में भी मुझे लगता है कि स्टार्ट में वही तुम सोचने लग जाते हो कि अरे यार, मतलब क्योंकि वो मैं पीएचडी के टाइम पे एक्सपीरियंस कर रहा था, क्योंकि अच्छा। राइटिंग स्किल्स आर इतना क्रूशियल यहाँ पे, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स ओवरऑल बहुत क्रूशियल है। हम्म। वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत क्रूशियल है। ओके। क्योंकि अगर तुम अपने आइडियाज को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो देन योर नॉलेज इज नॉट यूजफुल टू अदर्स। तुम कुछ कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि तुम अकेले कुछ नहीं उखाड़ सकते। कुछ भी अगर तुम बड़ा करने जा रहे हो हम्म। कहीं पे भी, तो लोगों के साथ काम करना होगा तुम्हें। और तुम अगर अपने आप को अपने तुम्हें कुछ ना भी आता होगा, तुम बता नहीं पा रहे हो, लोगों को समझा नहीं पा रहे हो, तो इट्स नॉट वर्थ एनीथिंग। तो राइटिंग स्किल्स में भी मेरे को लगता है कि बहुत एम्फेसाइज करने की जरूरत है, स्कूलिंग में भी और कॉलेज में भी। स्कूल में तो बिल्कुल ही नहीं करा जाता है। ऐसे लिखवा देते हैं हमको स्कूल में, तो वो बेसिकली लाइक बुलेट पॉइंट्स, मतलब 10 बुलेट हाँ पॉइंट्स अबाउट। हाँ, हमारे साथ भी यही होता था। हाँ, और मेरे को लगता है कि उससे तुम उसको उस तरह से ट्रीट करोगे तो यू नेवर लर्न द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, मतलब तुम्हें कैसे पूरा एक कोहेरेंट चीज बतानी है किसी को। तो वो मुझे लगता है कि वो उस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए मुझे लगता है कि रीडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। कि तुम अच्छी राइटिंग जब देखोगे ना, लोग कैसे अच्छा लिखते हैं, तो उससे तुम समझोगे कि तुम कैसे अच्छा लिख सकते हो। हाँ, उससे अपना थॉट प्रोसेस भी इम्प्रूव होता है कि जैसे हाँ अपन जैसे लोग बोलते हैं ना कि न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो अगर आपको इंग्लिश थोड़ा सीखना है तो स्टार्टिंग में। या तुम हम्म, वो सब म्यूजिक भी इंग्लिश में सुनो, मूवीज भी इंग्लिश में देखो, ताकि हम लोग फिर इंग्लिश में ही सोचना स्टार्ट कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो प्रॉब्लम मुझे क्या होती ना कि हम जो सोचते वो हिंदी में सोचते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो अगर तुम्हारी थिंकिंग इंग्लिश में हो जाएगी तो तुम वो इजीली कम्युनिकेट कर पाओगे। हाँ, आई थिंक वो स्टेजेस में होता है। वो तो उसमें टाइम लगता है, इनफैक्ट मेरे को लगता है। अंडरस्टूड, हाँ, उसमें बहुत टाइम मैं लगता मेरे को बहुत टाइम लगा यूएस में आने के बाद में भी। मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं पहले हिंदी में सोच रहा हूँ और इंग्लिश में, है। मेरे क्योंकि साथ मेरा भी होता है, मेरे साथ तो अभी भी होता है। जैसे आप तो यूएस में, तो वहां पे तो पूरा इंग्लिश कल्चर ही है। अभी तो हमारा हाँ इंडिया में आपको पता ही है ना यार, इंग्लिश कल्चर कम ही है, मतलब हिंदी ज्यादा ही बोलते हैं। तो मेरे साथ तो अभी भी होता है ये कि मैं पहले हिंदी में सोचती हूँ फिर जाकर अच्छा ठीक है इसको इंग्लिश में ऐसे बोलना है। हाँ हाँ, मतलब वो ओवर टाइम डेवलप होता है आई थिंक, और जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। और मतलब कन्वर्सेशन नहीं भी कर रहे हो तो मैंने, तुम सोचो तब भी तुम कोशिश करो, आई गेस। आई मीन ये स्पॉन्टेनियस चीज है, मतलब तुम ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते इस पे, जस्ट कीप डूइंग इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर। तो वो उसके उससे इम्प्रूव होगा। और आपने राइटिंग स्किल्स का भी बताया, तो आपने कुछ स्पेसिफिक करा है मतलब टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, वैसा कुछ टेक्निक्स आप शेयर मैं करना चाहते हो तो? मैं मैंने ऐसे मैं जो
स्कूल टाइम पे और कॉलेज टाइम पे किया, वो आई वोंट से इट्स वाज वेरी हेल्पफुल। ओके। क्योंकि मैं क्या करता था कि हिंदी के टेक्स्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करता था, दैट मतलब वो मैंने कोशिश मैं खुद से करने की कोशिश करी। ओके। आई वोंट से कि राइटिंग में हेल्प करती थी, इट वाज टू इम्प्रूव माय वोकेबलरी अ लिटिल बिट। कि हम्म। जो हिंदी में वर्ड्स थे उनको मैं इंग्लिश में समझ समझ लेता था, और फिर जब मैं कुछ इंग्लिश में पढ़ता था तो मेरे को कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत नहीं होती थी, उससे मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हुआ, राइटिंग एज एन इम्प्रूव नहीं हुई। तो मैं ऐसे ट्रांसलेट करने की वजह, तो उसकी वजह से मेरे को आगे हेल्प मिली। जैसे मैं कोचिंग में गया तो मेरे को बहुत सारे वर्ड्स में प्रॉब्लम नहीं होती थी कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन, या फिर उस तरह से मेरे को हेल्प मिला। तो ट्रांसलेशन वाज दैट थिंग। बट राइटिंग के लिए आई आई स्टार्टेड एक्चुअली लर्निंग रियल राइटिंग इन माय पीएचडी, जो एक्चुअल वाह। में मतलब इतना बाद में सीखा मैंने, जो मेरे को बहुत पहले सीखना चाहिए था। क्योंकि राइटिंग पे एम्फेसिस होता ही नहीं है ज्यादातर जगह पे उतना, सही है। कॉलेजेस में भी नहीं होता है। और एक तो मैं साइंस में था, तो राइटिंग को इंटेंस इतने सब्जेक्ट थे ही नहीं, ज्यादातर जो सम्स होते थे या फिर जो भी प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, मोर लाइक कोड और लाइक नंबर्स। तो ये लाइक तुम मैथ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो उसमें बीच बीच में ऐसे तुम एक लाइन लिख देते हो, हैंस वो सब, तो उसमें अब तुम क्या, वो दैट्स नॉट लाइक राइटिंग अ टेक्स्ट, हाँ, राइट। दैट इज नॉट राइटिंग, सही हाँ, है। तो सब्जेक्टिव जो राइटिंग होती है वो तुम एक्चुअल में कुछ पेपर लिख रहे हो या फिर तुम ऐसे लिख रहे हो, ब्लॉग लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, वहीं पे तुम कर सकते हो ये सब। तो वो तो कभी मैंने हैबिट बनाई नहीं थी, पीएचडी में आके मेरे को समझ में आया कि राइटिंग कितनी पुअर है मेरी। क्योंकि हाँ ऑनेस्टली, क्योंकि तुम बोल बोल के तुम किसी को ऑन द स्पॉट समझा सकते हो, यू कैन रिपीट योर सेल्फ, यू कैन मम्बल जम्बल वट एवर, हम्म। लाइक go around in circles. You can't do that in writing. It will sound completely rubbish. Like whenever someone is reading, like what you can't like, or you will be very inefficient. तुम एक आइडिया एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, 10 पेजेस उसके लिए लिख रहे हो, तो वो दैट्स नॉट रिकमेंडेड। तो राइटिंग के लिए तो बेसिकली आई वुड से रीडिंग इज इम्पोर्टेंट, एंड अनदर थिंग इज लाइक प्रैक्टिस। जस्ट start with your shitty writing, like learn to like be critical about your own, कि लिख के खुद पढ़ रहे हो with a fresh set of eyes, not do not read it right now, write it, then read it after a day, and then see what have you done, like क्या ओके। improve करा जा सकता है इसके अंदर। हम्म। और वो तो मेरे को लगता था कि ओवर द टाइम यू कीप डूइंग दैट एंड यू लर्न टू स्पॉट पैटर्न्स कि क्या तुम चीज गलत कर रहे हो, नहीं इम्प्रूव, आई थिंक। बट हाँ, मेरे स्कूल में मेरे को लगता है इंग्लिश इंग्लिश का जो था वो थोड़ा सा सेल्फ इनिशिएटिव भी था, और थोड़ा सा हम्म। सपोर्ट नेटवर्क भी मैंने मतलब लोगों को रीच आउट भी किया मैंने, बट आई थिंक थोड़ा सा सपोर्ट भी था, उसकी वजह से मेरे को आगे तो हेल्प मिली। मतलब मैं जब मैं अपना स्कूलिंग से निकल के जब कोचिंग में गया अपने इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए, तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट था, उसके बिना मैं शायद उतना एफिशिएंटली अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। सो नवीन, जैसे अभी आपने बोला कि आप स्कूल से निकल कर आप कोचिंग के लिए गए, उसके लिए आईआईटी के लिए, हम्म। तो फिर कहाँ पर गए आप? कहाँ तो से आपने कोचिंग करी? कोटा में बंसल क्लासेस उस टाइम पे काफी हाँ। पॉपुलर था। मतलब वो एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट था जो मैक्सिमम आईआईटी के एस्पिरेंट्स को ट्रेन करता था, राजस्थान में तो एटलीस्ट। और उस हाँ, टाइम राइट। इंडिया के और जगह पे भी इतना प्रेजेंस नहीं था आईआईटी कोचिंग का, तो पूरी इंडिया के लोग उधर आते थे। अच्छा। और बहुत ही उस टाइम पे आई वुड से एनवायरनमेंट इतना बुरा नहीं था जितना अभी मीडिया में दिखा रहे हैं, जितना है हम्म। कंपटीशन, तब भी वहाँ पे काफी बहुत अच्छा था। क्योंकि सारी इंडिया के जो टॉप स्टूडेंट्स थे वहाँ पे आके compete करते थे। तो तुम स्कूल में चाहे कितने भी अच्छे हो, हाँ, मैं तुम्हारे लोग आपसे कभी। अभी वही पूछने वाली थी कि स्कूल में तो यू वर द टॉपर, ठीक है, तो एकदम से हाँ, आप कोटा गए, इतना कंपटीशन देखा, तो फिर उसको कैसे हैंडल करा, या क्या माइंडसेट था कि नहीं सरवाइव करना है, तो वो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। आई थिंक मेरे साथ एक वो भी था कि डेस्परेशन थी मेरे लिए। दैट वाज लाइक एग्जिट फॉर मी टू गेट आउट ऑफ वेयर आई वाज। मतलब जहाँ पे भी मैं रहता था मुझे वहां से निकलना था, अपनी फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करना था। मैं सबसे बड़ा था घर में, मेरी एक बड़ी बहन है, बट आई वॉज बेसिकली द वन हु वाज गुड इन स्टडीज, तो मेरे ऊपर काफी एक्सपेक्टेशन थी फैमिलीज की। तो वो एक उसका एक मुझे उसका पॉजिटिव भी लग सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, द इट कैन बी हाउ यू टेक इट, लाइक। तो उस हम्म। टाइम पे मतलब मैं पढ़ने में तो अच्छा था, और मेरे को ये सब सब्जेक्ट पढ़ना भी अच्छा लगता था, तो वो मेरे को भेज दिया, इसके लिए मैं खुश था कि अरे मेरी फैमिली ने किसी तरह से कुछ करके मेरे को भेज दिया। लेकिन वो भी था कि इतना इंटेंस प्रेशर था मेरे पे कि मेरे को करना ही है ये, तो कुछ ऑप्शन नहीं है। और कोचिंग में हाँ, जाके बट जब जैसे तुम नवीन, जैसे देखो आप, प्रेशर तो होता है, आई अग्री, बट जैसे इसमें आपने पॉजिटिव प्रेशर लिया, चलो ठीक है करना है, बट इसमें भी बहुत ऐसा होता है स्टूडेंट्स की, वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। जब प्रेशराइज, जब उनको लगता है ना हमें बहुत प्रेशर फील हो रहा है, तो वो बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और वो कुछ करते ही नहीं, फिर मतलब ब्लैंक आउट ही हो जाते हैं।
तो हाँ। ऐसा क्यों होता है? जैसे आप एक हो कि आपने मैनेज कर लिया वो प्रेशर, आपने वो एज अ पॉजिटिव एटीट्यूड, जैसा कि मुझे करना है, आई हैव नो अदर ऑप्शन, आई हैव टू डू इट, फैमिली ने इतनी मुश्किल से मुझे कोटा भेजा है, तो मुझे तो करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं। बट वही अगर दूसरा स्टूडेंट है, वो हम्म। स्ट्रेस्ड आउट हो रहा है, उससे नहीं हो पा रहा है, तो क्या डिफरेंस है? आपको क्या लगता है, माइंडसेट का कहीं ना कहीं डिफरेंस है? क्या उनके पास अदर ऑप्शन है, या उनसे उनके पास फैमिली का बहुत सपोर्ट है, फाइनेंशियली में भी दे आर गुड? आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है कि लोग, आई मीन ये झूठ नहीं है कि इंडिया में एक्चुअली अच्छा तुम्हें अगर कुछ करना है तो बहुत सारे ऑप्शंस तो नहीं है, एज इन की कन्वेंशनली तो नहीं है। हम्म। कुछ लोग अनकन्वेंशनल तरीके से करके बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर तुम्हें कन्वेंशनल रूट्स जो देखते तो वो तो तीन चार रूट्स ही है। तो दिस इज वन ऑफ द रूट्स। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग इस चीज में घुस जाते हैं, इवेंचुअली दे गेन सम कॉन्फिडेंस कि दे हैव डन समथिंग, देन दे हैव द गेट द एबिलिटी टू टेक रिस्क। उसके बाद में उनको लगता है कि वो कुछ और भी कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है ये चीज जब तुम कोटा में पहुंचे तुम्हें रियलाइज नहीं होता है कि हाउ बिग ऑफ एन अपॉर्चुनिटी इज दिस इफ यू गेट थ्रू दिस फेज एंड लाइक गेट इनटू डिसेंट इंस्टीट्यूट। बट मेरे को ये भी लगता है कि जो 2 साल 3 साल तुम वहां पे बिताते हो दैट completely changes you. It's like you become a completely different person, like क्योंकि you are so focused on that single goal, you so much into that studies and whatever कि तुम्हें उसके आगे कुछ और दिखता ही नहीं है। और फिर तुम जब उसके बाहर निकल के तुम जब कुछ करने की कोशिश करते हो कॉलेज में आगे, तुम यू बेसिकली बर्नट आउट। बहुत लोगों के पास मोटिवेशन नहीं होता कि आगे कुछ कॉलेज में अच्छा करना है, कि यही लगता है अरे आईआईटी में आ गए अब तो ठीक है लाइफ, बट ऐसा हाँ, बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्टली यही लगता है कि अब तो लाइफ सॉर्टेड है, आईआईटी में आ गए, प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा, वैसा रहता है। हाँ। तो मेरे को लगता है कि वो चीज कैसे अवॉइड करे आई एम नॉट श्योर, बट मेरे को लगता है कि दैट्स नॉट वर्थ डूइंग इट। अगर तुम इतना बर्nt आउट हो जाते हो, हम्म। यू आर इनकेपेबल ऑफ लाइक डूइंग समथिंग आफ्टरवर्ड्स, इट्स नॉट वर्थ इट देन। इससे बेटर ये है कि कुछ चीज जो तुम्हें मतलब मे बी अगर तुम्हें ये बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि मेरे को इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, मेरे को स्ट्रेस भी बहुत आ रहा है, तो एक तो थोड़ा सा ओपन होने की जरूरत है कि अनकन्वेंशनल चीजें कर सकते हैं, थोड़ा सा हम्म। रिस्क ले सकते हैं। मे बी योर पाथ वुड बी लॉन्गर बट यू विल रीच समवेयर। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरे को ये लगता है कि कुछ लोगों को तो प्रिपरेशन वो करनी नहीं चाहिए। अगर यू हैव रियलाइज्ड कि यू आर नॉट लाइकिंग इट, यू आर हम्म। नॉट मोटिवेटेड टू डू इट, सो मैं मेरे को लगता था कि उस टाइम पे यार क्यों घर वालों ने भेजा, इतना पैसा किया, ये सब किया है। बट मेरे को लगता है कि अपने आप को उस स्टेज पे मत लेके आओ कि तुम खुद ही वैसे तुम पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा और तुम फिर भी करे जा रहे हो, बिकॉज वो किसी के लिए अच्छा नहीं। बट नवीन, ऐसा भी तो होता है ना कि बहुत बार क्या होता है, फैमिली का भी प्रेशर होता है कि अगर हमें नहीं करनी, बट फैमिली चाहती है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा वैसा प्रेशर रहता है कि नहीं, फैमिली मान ही नहीं रही है, तो उसके चक्कर में वो लोग आ जाते हैं और करने स्टार्ट करते हैं, बल्कि उनका मन नहीं होता है। तो ये भी तो हम्म, गलत ही है ना कि नहीं होना तुम, चाहिए। मुझे लगता है कि ये, पर इंडिया में ऐसा होता है नवीन, आपको भी पता ही है, बहुत हाँ कम होता है। फैमिली है जो अंडरस्टैंडिंग होती है। बाकी तो बहुत ऐसी फैमिलीज है जो फोर्सफुली अपने बच्चों को भेजती, नहीं तुम जाओ, तुम यही करोगे। लिटरली मेरे भी काफी फ्रेंड्स है, वो फोर्सफुली उन्होंने सीए करा था, दे डिड नॉट लाइक इट बट स्टिल दे डिड इट, जस्ट बिकॉज ऑफ हाँ द फैमिली बॉन्ड। तो ऐसा होता है हर स्ट्रीम वही में। मेरे को लगता है कि उस वहीं पे मेंटरशिप और लाइक गाइडेंस की बहुत जरूरत है उस स्टेज पे जब लोग होते हैं। और उनको वही लोग गाइड कर सकते हैं जो किसी अनकन्वेंशनल रूट से जाके सक्सेसफुल हुए हैं। हम हाँ। लोग तो गाइड करेंगे तो हमने उनका वो उस रूट पे कभी गए नहीं, हम बोल सकते हैं कि हाँ ये रूट तुम कुछ और भी कर सकते हो, बट हमने करके थोड़ी देखा है। हमने भी वो इजी रूट लिया या जो भी था, वी वेंट थ्रू दैट स्ट्रेट रूट। तो मेरे को अंडरस्टूड। लगता है कि मेंटरशिप उस टाइम पे बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि जो लोग उस एरिया ऐसा कुछ करके दूसरा करके आए, कुछ करा है उन्होंने, तो उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए टू मोटिवेट देम। और लाइक उसमें भी अवेयरनेस बढ़ा सकते हो तुम, पेरेंट्स को काउंसलिंग करनी चाहिए थोड़ी सी कि यार कि ये चीजें भी एग्जिस्ट करती है। और अब आजकल तो बहुत सारे पैरेलल एवेन्यूज खुलने लग गए, कन्वेंशनल इज नॉट नेसेसरली द बेस्ट, और मेरे को नवीन, लगता आजकल तो अगर अगर तुम्हें कोई स्किल भी सीखनी है, यूट्यूब पे तो फ्री रिसोर्सेज है ना। तुम अगर है। समझो, मुझे समझो एडिटिंग में इंटरेस्ट है, वीडियो एडिटिंग में, यूट्यूब पे हम्म, कितने कोर्सेज है यार, एटलीस्ट मैं फ्री में बेसिक चीज तो सीख सकती हूँ ना। या फिर अगर तुम्हें और भी मजा है, तुम पेड कोर्सेज ले लो। मतलब हाँ अभी रिसोर्सेज की कमी नहीं, इट्स जस्ट दैट कि हम लोग वो करना नहीं चाहते। जैसे अगर हाँ
आपके टाइम की बात करूं या मेरे टाइम की बात करूं, 15-10 साल पहले, तब तो काफी लिमिटेड रिसोर्सेज थे। ठीक है, अभी तो हम्म। हर जगह रिसोर्सेज है। अगर आप इंटरनेट में, यूट्यूब पे कुछ भी आप स्किल डालोगे, आपको इतने वीडियोस दिख जाएंगे जो आपको फ्री में सिखा रहे हैं वो लोग। और कोई है जो हाँ। इसका बेनिफिट ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है। तो एट द एंड वही हो हाँ, जाता है ना कि वो भी, वो तो है ही बिल्कुल आई थिंक। और फिर मेरे को वही लगता है कि कुछ मतलब ये कुछ तो पर्सनली ट्रेट्स भी होते हैं, मेरे को लगता है कुछ लोग रिस्क ज्यादा इजीली ले पाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा कम रिस्क लेते हैं, कॉशियस होते ज्यादा, मेरे को लगता है ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट भी है। तो मतलब मैं डिस्पाइट तो हैविंग। ये सोचती हूँ, नवीन, कि हम लोग कुछ ऐसा फील कर रहे हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, उसमें हमें 4 से 5 साल देना है, जिसमें हमें पता है कि एट द एंड कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। अगर हम बन भी गए, समझो सीए या जो भी आप कोर्स कर रहे हो, पता है कि बन भी गए तो भी कुछ मजा नहीं आएगा 4 या 5 साल के बाद। तो इट्स बेटर कुछ ऐसा कर लो। ठीक है, 1 या 2 साल दो, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी किसी में इंटरेस्ट आ रहा है, मैक्स 2 साल दे दो। घर वालों से टाइम ले लो कि मुझे 2 साल दे दो, उस स्किल डेवलप करो, उसमें तुम कुछ अच्छा कर ही सकते हो ना। मतलब मुझे तो यही लगता है कि ये तो तुम्हारे पास ऑप्शन हमेशा ही रहेगा कि जैसे जो भी सब करते हैं, जैसे कॉमर्स लिया तो सीए, सीएस, सीएमए, साइंस लिया तो आईआईटी एंड ऑल। तो ये तो तुम्हारे पास ऑप्शन है ही। बट अगर तुम्हें पता है, जैसे मैं शार्क टैंक अभी रिसेंटली देख रही थी ना, तो उसमें भी 18, 19, 20 ईयर्स के स्टार्टअप कर रहे हैं। उन्होंने हाँ, कॉलेज वो नहीं करा, कल्चर, कुछ भी नहीं करा, दे जस्ट डिड इट वैसा। आई थिंक वो कल्चरल शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। आई थिंक यहाँ यूएस में भी हो रहा है, ट्रेडिशनल जो कॉलेज डिग्रीज होती थी उसकी तरफ लोग कम अट्रैक्टेड है पहले के मुकाबले। क्योंकि अब काफी सपोर्ट मिल रहा है उन सब चीजों को। लोगों को लगता है कि जो तुम्हें कॉलेज में सिखाते हैं उसको तुम डायरेक्टली इंडस्ट्री में आके अप्लाई नहीं कर पाते हो, वो नॉलेज रिमेन इन द बुक, क्योंकि करिकुलम उस तरह से डिजाइन होता है ना। इट वो बेसिकली इट्स अ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, इट टीचेज यू हाउ टू थिंक, राइट। डजंट टीच यू हाउ टू अप्लाई थिंग्स। तो वो मुझे लगता है कि एप्लीकेशन वाला कंपोनेंट या तो करिकुलम में होना चाहिए, या फिर तुम जब कॉलेज में भी हो तब अगर तुम घुस गए हो डिग्री करने, तो ट्राई टू डेवलप प्रैक्टिकल स्किल ऑन पैरेलली, तो उसकी पर वजह से नवीन, तुम। प्रॉब्लम है ना, कॉलेज में सिखाते ही नहीं है। प्रॉब्लम ही, मेन दिक्कत ही वही है। अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूँ तो 90% कॉलेजेस थियोरी बेस्ड ही होते हैं। वो उनको नहीं, जैसे अगर मैं कोई बीबीए भी कर लूँ कोई टॉप कॉलेज में, तो भी वो नहीं बताएगा कि कंपनी में कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, उनका बिजनेस कैसे बढ़ाना है। तो वो तो हम्म। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो एजुकेशन सिस्टम में हमारी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर हाँ, तुमने करिकुलम एजुकेशन सिस्टम डिजाइन को में। इतना अच्छा कर दिया, तुम प्रैक्टिकल एक एक चीज बता रहे हो, तो लोगों का इंटरेस्ट भी तो डेवलप होगा ना उससे। अगर मैं किसी, हाँ। बहुत फर्क पड़ता है ना। जैसे अपन जब ऑफलाइन बात कर रहे थे, आपने मुझे बताया था कि आपने पीएचडी भी करी थी, तो आपने वो प्रॉपर एक एक चीज देखी कि कैसे होता है काम, तो आपका ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी आया उसमें। और वही अगर आप हम्म। सिर्फ थियोरी पढ़ते हो, तो आपको आपका कुछ इंटरेस्ट आता, ऑब्वियसली नहीं आता। हाँ, वो तो इम्पोर्टेंट है आई थिंक। जब तुम इम्पैक्ट कर पाते हो किसी चीज को, तो तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा कि तुम कुछ करके तुम उसको अप्लाई कर रहे हो, उससे कुछ इम्पैक्ट निकल रहा है, तो दैट्स ऑब्वियसली बेटर। आई थिंक मेरे कॉलेजेस में कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज थी ऐसी, आई वुड से, मतलब। कॉलेजेस आईआईटी वाला। हाँ, ठीक तो है, तो उसमें। नवीन एक सेकंड, अभी हम लोगों ने डिस्कस करा कि अबाउट योर दिस कोटा वाली लाइफ। ठीक है, तो नवीन, अब आप मुझे ये बताइए कि ठीक है, आपका ये आईआईटी क्लियर हो गया, फिर आप कॉलेज में चले गए। ठीक है, कॉलेज में फर्स्ट आपने कौन सा कॉलेज लिया वो बताइए। फिर नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे किसी ने, मतलब कोई ये सोचता है, जैसे आपने भी बोला था कि अगर मैं एक बार आईआईटी कॉलेज में चला गया तो मैं प्लेसमेंट तो पक्का है, तो मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगी। और ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो साइड बाय साइड कुछ ट्राई करते रहते हैं, खुद को अपस्किल करते रहते हैं। तो आपने कुछ, मतलब आपने कुछ करा ड्यूरिंग दैट 3 to 4 years ऑफ योर हम्म। कॉलेज अपस्किलिंग के लिए, वो आप बताइए। नहीं, ऑनेस्टली मैं बोलूंगा कि उस टाइम पे मेरा माइंडसेट भी उस स्टार्टिंग में वैसा ही था ओके। कि मैंने कुछ, मतलब ऐसा नहीं था कि मेरा कुछ करी, वैसा ऐसा नहीं था कि जॉब लगी जाएगी। बट हम्म। बर्नट आउट तो मैं था ऑब्वियसली, अच्छा। क्योंकि कोटा में 3 साल स्पेंड करने के बाद में एक तो ये भी होता है कि तुम्हें शौक लगता है कि हाउ अनप्रिपेयर्ड यू आर फॉर रियल लाइफ, मतलब कि मतलब तुम कोचिंग खत्म करके आ गए, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़ी तोप हो, तुमने आईआईटी निकाल दी। वहां पे भी यही हालत होती है, पहला पीरियोडिकल टेस्ट, मतलब एक तो टीचर्स ऑब्वियसली, इंजीनियरिंग के जो कॉलेजेस के टीचर होते हैं, प्रोफेसर जो होते हैं, दे आर वेरी रिसर्च फोकस्ड। ओके। मतलब काफी सारे प्रोफेसर ऐसे होते हैं हम्म। जो टीचिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं है, डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है। तो एक तो वो रीजन होता है, और दूसरा ये होता है कि दे ऑल्सो फीड ऑन द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, कि मतलब तुम कोई क्लास ले रहे हो,
इंजीनियरिंग कॉलेज में आते लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे यार अब आईआईटी निकाल दिया है, अब और कितनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करके आए हैं, अब तो थोड़ा सा चिल करेंगे बस। तो वो उस माइंडसेट में टीचर्स का भी मोटिवेशन थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है। उनको पता है कि इनका मोटिवेशन कुछ सब्जेक्ट सीखने का नहीं है, इनको सिर्फ जॉब लगवानी है। और ज्यादातर तो ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारी ब्रांचेस होती है, मेरे जैसे केमिकल इंजीनियरिंग थी, मैंने आईआईटी बीएचयू से केमिकल इंजीनियरिंग किया है। हम्म। तो केमिकल इंजीनियरिंग में कोर इंटरेस्ट लेने वाले बहुत कम लोग थे मेरे ब्रांच में। 100 स्टूडेंट्स थे टोटल, 110 के करीब। काफी बड़ा बैच, आई थिंक इंजीनियरिंग का मतलब मुझे लगता है कि पूरे सारे आईआईटी में मिला के इतने किसी एक ब्रांच में इतने बच्चे नहीं होंगे। बट बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि 4 साल तक कोडिंग सीखेंगे और सॉफ्टवेयर की जॉब उठाएंगे, क्योंकि वहीं पे पैसे ज्यादा मिलते हैं। तो मतलब कोर ब्रांचेस में इंटरेस्ट ही नहीं होता लोगों का। जो सब्जेक्ट तुमने चूज किया उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, ब्रांच तुम इस बेसिस पे सेलेक्ट करते हो कि तुम्हारे आईआईटी में रैंक कितनी थी, और तुम्हारी हाँ। चॉइस में नहीं होता है, विच इज द बैड थिंग अबाउट आवर सिस्टम। ओके। जो टॉप इंस्टीट्यूट्स में लोगों को सेलेक्ट करते हैं, ब्रांच अलॉट होती है, तुम चॉइसेस भरते हो, लेकिन तुम्हें पहले से पता होता है बेस्ड ऑन प्रीवियस रिजल्ट्स कि तुम्हारी रैंक अगर इस रेंज में है तो व्हाट आर योर ऑप्शंस। यू ऑलरेडी नो कि तुम्हारे पास इन 3 4 ऑप्शन में से कुछ मिलने वाला है तुम्हें। अच्छा, आई वॉज नॉट हाँ अवेयर ऑफ दिस कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहता है। हाँ, मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आर डिफरेंट, मतलब गवर्नमेंट हम्म। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तो दीज, क्योंकि बात होती है कि जो अच्छी ब्रांचेस है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिनमें तुम्हें पता है कि प्लेसमेंट अच्छा होगा, दे वुड ऑब्वियसली हैव कंपटीशन। तो जैसे टॉप आईआईटीज में आईआईटी कानपुर, बॉम्बे, दिल्ली, ये सब जो जो रेप्यूटेड, बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स है, और जिन जहाँ जहाँ पे टॉप स्टूडेंट्स जाते हैं, तो वो एक पैटर्न बन गया है वहाँ पे जाने का कि टॉप स्टूडेंट्स उधर जाएंगे। तो जब काउंसलिंग होती है तो दे फिल कि मुझे ये ब्रांचेस चाहिए, तो उसकी वजह से कंपटीशन होता है, और फिर तुम्हें तो मिलता ही नहीं जो तुम्हें चाहिए। तो अंडरस्टूड। मेरे को केमिकल इंजीनियरिंग मिला था। मेरे को एक्चुअली इंटरेस्ट तो मैकेनिकल लेने का था, बट केमिकल इंजीनियरिंग मैंने चूज किया था। बट केमिकल में इंटरेस्ट लेने वाले बहुत कम लोग थे मेरी ब्रांच में। अच्छा, हम्म। तो नवीन आप लोग ऐसे स्विच नहीं कर सकते हो क्या? जैसे आपको केमिकल मिला तो जैसे आपने अभी बोला कि आपका इंटरेस्ट मैकेनिकल में था, तो आप ऐसे स्विच नहीं कर सकते हो क्या? आपको वही नहीं, वो लेना। बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके। फर्स्ट ईयर में बेसिकली कुछ जैसे 100 बच्चों का क्लास है, उसमें अगर तुम टॉप 10 या टॉप 5 में हो तब जाके तुम स्विच कर सकते हो। उसमें भी कंपटीशन होता है। अगर 5 लोगों ने एक ही ब्रांच लिख दिया, ओके। तो वहां पे उस ब्रांच में भी इतने लोग नहीं अकोमोडेट कर हाँ, सकते उनकी मतलब इन सीट। शॉर्ट टफ होता है वो स्विच करना बहुत ज्यादा। हम्म। अच्छा, समझी। ठीक है। तो फिर नवीन आपका फिर प्लेसमेंट लगा था इसके थ्रू, कॉलेज के थ्रू, हम्म। या आपने हाँ तो आउट ऑफ कॉलेज दिया था नहीं इंटरव्यूज? नहीं, आईआईटीज में जनरली ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, तो वो हाँ। कंपनीज ऑब्वियसली दे ट्राई टू फाइंड द बेस्ट पीपल लाइक कमिंग आउट ऑफ कॉलेज। तो वो दिसंबर में होता है जनरली, कॉलेज खत्म होने के एक सेमेस्टर पहले। ओके। तो 2 3 दिन में सब कुछ हो जाता है। मतलब पहले दिन कंपनीज आती है जो टॉप, जिनको पता है कि सबसे अच्छे कैंडिडेट्स उनको चाहिए, तो वो लोग आके मतलब पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक 12 बजे तक इंटरव्यूज चलते हैं, मतलब नॉन स्टॉप। कंपनीज आती रहती है, लोग आते रहते हैं, अपना एग्जाम होते रहते हैं, एंट्रेंस होते रहते हैं, तो चलता ही रहता है वो बेसिकली। हाँ, तो रिलायंस मैंने एक ही जॉब अप्लाई किया था अच्छा। अपने कॉलेज में, और उसी में मेरा हो गया। तो उसके बाद मैंने कहीं कहीं मैं दूसरी कंपनी में बैठा ही नहीं। तो रिलायंस बेसिकली इज लाइक अ कोर कंपनी फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, दे हायर अ लॉट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स, इट्स ऑयल एंड गैस कंपनी। तो तो उसमें मैंने अप्लाई किया, उनका एंट्रेंस टेस्ट हुआ, फिर मैंने इंटरव्यू दिया। तो उसमें वो काफी मोटिवेटेड था कि अरे हाँ, रिलायंस अच्छी कंपनी है, केमिकल इंजीनियरिंग में करियर स्टार्ट करने के लिए बढ़िया कंपनी है। बट मैं ये भी बोलूंगा कि मेरे को उस टाइम तक केमिकल इंजीनियरिंग में काफी इंटरेस्ट आने लग गया था। जब मैंने स्टार्ट किया तब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेरा ऐसा था, बट फिर रियलाइज हुआ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज वेरी सिमिलर टू केमिकल इंजीनियरिंग। अच्छा। ओके। तो फिर रिलायंस। तो फिर नवीन आपका रिलायंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, अगर थोड़ा बहुत याद हो तो, ताकि ऑडियंस की थोड़ी हेल्प हो जाए, जो रिलायंस में भी अप्लाई कर रहे हो फॉर द सेम स्ट्रीम। तो थोड़े बहुत आपको क्वेश्चंस याद है टेक्निकल राउंड स्पेसिफिकली किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे? कुछ याद हमारे है? करिकुलम से रिलेटेड ही होते हैं मोस्टली। वो अच्छा। भी ऐसे बहुत प्रैक्टिकल सवाल नहीं पूछते हैं, विच वाज इंटरेस्टिंग। मतलब ज्यादा मतलब कि मुझे लगा कुछ ऐसे बिजनेस रिलेटेड सवाल पूछ जाएंगे, बट हम्म। वही मतलब आई गेस वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों को इतना ट्रेनिंग ही नहीं होता है वैसा उस तरह का। तो अच्छा, तो मतलब बेसिक करीब, क्वेश्चंस पूछता, आप ये बोलो कि हाँ, ज्यादा टेक्निकल नहीं पूछता, नॉर्मल बेसिक टेक्निकली क्वेश्चन। टेक्निकली थे, करिकुलम से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो तुम्हें पढ़ाया जाता है, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं केमिकल इंजीनियरिंग वाले, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। बट हाँ, ऐसे कुछ केस स्टडी टाइप नहीं था कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कुछ इंडस्ट्री में, हम्म। ये अंडरस्टूड। तरह मतलब की। जिसने हाँ अगर अच्छे से वो 4 साल अच्छे से कॉलेज में पढ़ा है तो वो आराम से क्रैक कर लेगा कोई भी हाँ इंटरव्यू। हाँ हाँ गॉट इट। ठीक है। हाँ। तो फिर यू गॉट प्लेस्ड एट रिलायंस, ठीक है।
तो उसके बाद आपने फिर कैसे सोचा कि मुझे पीएचडी करनी है, आप वो बताइए, फिर उसकी जर्नी आप बताइए। हाँ, तो कॉलेज के एंड में आते थे मेरे को रियलाइज हो गया, मैंने एक्चुअली बीच में रिसर्च करना चालू कर दिया था कॉलेज में ही। ठीक है। तो कॉलेज के समर में जो टाइम होता है उसमें लोग जनरली इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, इट्स एनकरेज हम्म। कि तुम जाओ तो तुम्हें बाहर पता चलेगा ये क्या हो रहा है। तो मैंने 2 बार ऐसे रिसर्च इंटर्नशिप की थी अलग अलग जाके। तो पहले से प्लान तो था मेरा एक तरह से कि मेरे को रिसर्च करनी है, मेरे को अच्छा। जॉब भी रिसर्च वाली ही करनी है, क्योंकि मेरे को रिसर्च में इंटरेस्ट आ गया था मतलब कॉलेज में आके ही। पहले से भी थोड़ा थोड़ा था, बट मेरे को पता ही नहीं था कि रिसर्च में क्या होता है, किस तरह का काम होता है। तो मैं ऐसे प्रोफेसर से बात करता था जाके कि मेरे को इस तरह का काम करना है। फिर एक तो ये भी होता है कि आईआईटी जैसे कॉलेजेस की खासियत कि वहाँ पे पीयर ग्रुप बहुत स्ट्रांग है। ओके। तुम्हारे आसपास सारे लोग बहुत स्मार्ट है, और सब बहुत ही उस तरह के मतलब एस्पिरेशन वाले लोग हाँ, हैं तो ऑल बेसिकली दो। आपको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, तो नेटवर्किंग आपकी बहुत अच्छी हो रही है। हाँ, तो वो मुझे लगता है कि इट्स अ गेम चेंजर हाँ, फॉर ये मुझे एनीवन। मेरे कजिन ने बोला था, ही वॉज इनटू बिट्स पिलानी। तो उसने मुझे वही बोला था कि दीदी मुझे बिट्स पिलाने से बस नेटवर्किंग मिली जो मुझे अभी तक काम आती है। तो ये चीज तो मुझे हाँ, मेरे कजिन ने भी बोली थी। हाँ, तो वो भी है। और एक नेटवर्क तो ऑब्वियसली दैट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग, बट तुम्हारे आसपास लोग वैसे हो ना कि जो थोड़ा सा ऊपर सोचने वाले लोग हो, कि ये नहीं सोचे कि अरे हाँ जॉब भी करनी है, यही करना है। हम्म। सबके पास अलग अलग तरह के आइडियाज होते हैं कि क्या क्या कितने करना चाहते स्टार्टअप्स हैं। करते हैं यार आईआईटी वाले, तो मतलब मतलब हाँ, कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं स्टार्टअप्स में, कभी कितने सारे लॉन्च करते हैं ना, जो बेसिकली जो आईआईटीज और ये सब करते तो। हाँ, तो वो उसी वजह से होता है, क्योंकि तुम्हारे पहले जो लोग उस जगह से निकले उन्होंने कुछ अच्छा किया है। तो यू हम्म। ऑल्सो फील कि तुम भी कर सकते हो, और फिर वो तुम्हें हेल्प भी करते हैं सीनियर्स वहाँ के, तुम्हारे आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने में कि तुम कैसे कर सकते हो कोई भी चीज़। तो आई थिंक मुझे इंस्पिरेशन रिसर्च करने का, पीएचडी करने का, मेरे पीयर ग्रुप की वजह से मिला। मेरे आसपास जो लोग थे वो जो बाहर फॉरेन इंटर्नशिप करके आए कुछ सीनियर, तो उन्होंने बताया कि अरे वहाँ पे काफ़ी अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च अच्छी होती है, ये सब होता है। तो एक एस्पिरेशन बिल्ड होने लगी वहाँ पे कि मेरे को ये करना है। और फिर मेरे बैचलर्स के एंड में सोचा था कि मेरे को पीएचडी करने जाना है, बट ये नहीं पता था कि मेरे को फंडिंग मिल जाती है ये सब। तो वो जब तक रियलाइज हुआ तब तक थोड़ा लेट हो गया था कि अरे यहाँ। और फिर मेरे को ये भी लग रहा था कि अ, अभी मैं, घर वाले भी थोड़ा सा पुश बैक कर रहे थे उसके अगेंस्ट, कह रहे तो अभी बाहर कैसे चला जाएगा थोड़ा तो। मतलब वो फेवर में नहीं थे कि बाहर भेजने हाँ, के लिए मतलब करने। देवर लाइक ना कि अभी तो थोड़ा जॉब लगी तो एटलीस्ट थोड़ा जॉब कर ले, फिर बाद में देख हाँ, लेना। हाँ, तो वही था। अंडरस्टूड। तो फिर आपने हाँ, रिलायंस कितने साल सर्व करा, कितने टाइम तक थे आप दो रिलायंस साल में? तक मैंने रिलायंस में काम किया। अच्छा। हाँ, ओके। और फिर हाँ, उसके बाद घर वालों को कैसे कन्विंस करा कि नहीं मुझे तो जाना है वो तो पीएच? बहुत डिफिकल्ट घर वाले बोले थे तू शादी कर ले उसके बाद चले जाना। ओ गॉड। हाँ, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर तुम बाहर जा रहे हो तो तुम्हारे इन्फ्लुएंस से बाहर जा रहे हो तुम, वो तुम्हें ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, तुम अपने डिसीजंस खुद लोगे। जो भी तुम करते हो चीजें तुम खुद अपनी इच्छा से करोगे, तो वो एक, उनके लिए वो, मुझे लगता है कि काफी लोगों के लिए वो एक हिंड्रेंस हो जाती है। और दूसरा ये भी लगता है कि तुम डिस्कनेक्ट हो जाओगे उनसे थोड़ा सा, वो इमोशनली, बट एक्चुअली उल्टा होता है। मेरे को लगता है कि यहाँ आने के बाद मैं अपने घर वालों से ज्यादा बात करता हूँ। हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली ना अगर हम लोग एक ही साथ है तो हमें इतनी वैल्यू नहीं पता चलती ना फैमिली की, बट जब हम हमसे दूर होते हैं तो हमें फैमिली की वैल्यू हाँ, पता चल जाती कि कितने इंपॉर्टेंट है यार वो लोग, मतलब वो तो सबके साथ ही होता है, तो मेरे साथ भी हुआ था। जब तक मैं घर पर थी तब ठीक है, फिर बाहर गई थी तो उस टाइम समझा था कि फैमिली ही सब कुछ है, बाकी तो सब ठीक है एक बार का, वैसा वो हाँ, वैल्यू तो समझ आ जाती है अपन को। हाँ, तो रिलायंस का एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा मेरे को मोटिवेट किया पीएचडी करने के लिए। ओके। मतलब रिलायंस में, मतलब आई डोंट नो वो पॉजिटिव मोटिवेशन था कि नेगेटिव, बट रिलायंस में मेरे को काम करके ये लगा कि मेरे को रिसर्च जैसा जो काम करना था वो यहाँ पे करने को नहीं मिल रहा है। मतलब ये ऑब्वियसली इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दे आर आउटपुट ओरिएंटेड, कि उनको रिजल्ट चाहिए, तुम जो भी काम कर रहे हो उसका इम्पैक्ट तुरंत तुरंत चाहिए। और वो ये भी चाहते हैं कि तुम डे टू डे लाइफ में, डे टू डे जो काम करते हैं, जो रूटीन काम है उसमें उनको एज ए इंजीनियर हेल्प करो। ओके। देयर इज नॉट मच क्रिएटिविटी इन्वॉल्व इन दैट। हाँ, तो रिलायंस में जब मैं स्टार्ट किया तो मेरा ऐसा था, और इनफैक्ट मैंने कुछ लोगों से सुना भी था कि रिलायंस के पास एक अपना रिसर्च का भी डिवीजन है जहाँ पे रिसर्च तुम कर सकते हो, है वहाँ पे रिसर्च ग्रुप भी। बट तुम एज अ बैचलर जब कंपनी में एंटर करते हो, दे डोंट, आई मीन कोई भी कंपनी आई गेस, दे डोंट वांट यू टू बी वर्किंग ऑन देयर हाई एंड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स। दे पहले तुम्हें टेस्ट करेंगे तुम सही में कंपनी में रहना भी चाहते हो, तुम उनमें को तुम्हें कंट्रीब्यूट भी कुछ करना चाहते हो कि नहीं। तो स्टार्टिंग 1-2 साल दे डोंट पुट यू ऑन लाइक
वेरी सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स। फर्स्ट एक साल जो होता है वो बेसिकली इज अ क्लासरूम ट्रेनिंग, दे टीच यू अबाउट, विच वाज आई ओपनिंग कि इतना बड़ा प्लांट बनाए का क्या क्या चीजें इसमें यूज होती है, काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग एज वेल, लाइक कि तो वैसा हो जाता है, नम हो जाते हो तुम कि कुछ ज्यादा ही बड़ा स्केल पे चीज है, तुम कुछ समझ ही हम्म नहीं सकते, इतना कॉम्प्लेक्स है ये। तो मेरे को बस एक बहुत बड़ी रिफाइनरी थी, उसमें एक छोटा सा सेक्शन था, वहां पे कुछ इंजीनियर्स काम करते, बहुत बड़ा प्लांट था वैसे उस स्केल के अकॉर्डिंग तो, बट इट वाज लाइक अ मिनिस्कुल पार्ट ऑफ द होल थिंग। तो वहां पे जाके तुम बस एक चीज पे फोकस करते हो, तुम जाके बस फील्ड में राउंड लगाते हो, तुम देखते रहते हो कौन सा पाइप कहाँ से कनेक्ट हो रहा है। दैट्स बेसिकली लाइक 3-4 months ऑफ दैट, लाइक इट्स जस्ट लुकिंग एट थिंग्स, absorbing it, and then like learning about day to day jobs of people जो वो प्लांट को सेफली ऑपरेट कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। कुछ देर तक वो अच्छा लगता है क्योंकि तुम क्यूरियोसिटी तुम्हारे पास है, तुम पूछते रहते हो, क्वेश्चंस पूछते रहते हो। बट वहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं जो प्लांट्स ऑपरेट करते हैं। ओके। दे डोंट हैव द कि वो थ्योरेट डीप में जाके तुम्हें चीजें समझा पाएंगे कि ये चीज ऐसे क्यों काम करती है। और मैं, मेरा आदत वही है, मेरे को हर चीज मतलब अंदर जाके समझने का बहुत मेरे को मन करता है। जब तक मैं पहुंचूंगा नहीं तब मेरे को लगता है कि तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते जब तक तुम्हें उसका रूट कॉज नहीं पता है कि क्यों हो रही है। हम्म मेरा ऐसा माइंड सेट है। तो वहां पे बहुत बार ऐसा होता था कि लोगों के पास एम्पेरिकल अंडरस्टैंडिंग होती है चीजों की, मतलब कि ये चीज ऐसे चेंज कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगी, बट क्यों हो रही है वो अच्छे से नहीं पता होता है। तो वो मुझे लगता है कि वहां पे मैंने ये देखा कि मेरे को तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। तो इंडस्ट्री में जाके मेरे को ये रियलाइज हुआ कि मेरे को ऐसा काम करना है जो जो मेरे को वो चीज करने का अलाउ मतलब करे, कि मैं कुछ चीज अंदर से समझ के फिर उसको सॉल्व करूँ, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो उसके थ्रू मेरे को मोटिवेशन आया कि अरे हाँ, मेरे को ये उस तरह का काम अभी नहीं करना है एटलीस्ट। मेरे हम्म। को अभी उस थोड़ा सा डेप्थ में जाना है चीज़ों की, केमिकल इंजीनियरिंग को थोड़ा और अंदर अंदर घुस के समझना है, कुछ ऐसा एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन थी। ओके। तो फिर मैंने मेरे कुछ कुछ कलीग्स और क्लासमेट्स थे, उनका देखा जर्नी, उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, उनसे मैंने बात करी, फिर अपना प्रिपरेशन चालू किया मैंने। और फिर उसमें मतलब अपने यहाँ जैसे एंट्रेंस होता है वैसे नहीं होता कॉलेजेस में, वहाँ पे ऐसे टेक्निकल कॉम्पिटेंसी ऐसे टेस्ट के थ्रू चेक नहीं करते हैं, एटलीस्ट पीएचडी एडमिशन में ऐसा नहीं होता है। ओके। वो बेसिकली दे रिलाई ऑन रिकमेंडेशन लेटर्स। तो वो अच्छा। बेसिकली तुमने जो रिसर्च करी है, तुम्हारे कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, दे राइट राइट अबाउट योर वर्क, कि तुमने क्या क्या किया है अभी तक, तुम कैसे स्टूडेंट थे, तुम्हारे तो तुम्हारे बारे में लिखते हैं बेसिकली। तो मेरे जो रिसर्च एक्सपीरियंस थे इंटर्नशिप वाले, दोज वर क्रूशियल इन सिक्योरिंग दैट माई माई पीएचडी फेलोशिप। तो वो प्रोफेसर का जो इंटर्नशिप वाला फेज होता है, वो सबको पता होता है कि तुम जो इंटर्नशिप कर रहे हो, यू हैव टू डू गुड वर्क टू बी एबल, क्योंकि फाइनल गोल तुम्हारा अगर पीएचडी है तो यू हैव टू लाइक डू वेल टू सिक्योर दैट लेटर, लाइक टू टू बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विद देम। अभी तक वो लोग मेरे से टच में हैं, मतलब इतना टाइम हो गया मैंने उनसे कब उनके साथ कब इंटर्नशिप करी थी। तो एक तो वो तुम्हारे मेंटर बन जाते हैं, तुम्हें समझाते, तुम्हें सिखाते हैं कि तुम क्योंकि उनका भी वो भी पीएचडी प्रोफेसर बने हुए हैं, तो वो भी उनका भी जर्नी उस तरह का है, वो तुम्हें सिखाते हैं कि कैसे पीएचडी लाइफ नेविगेट करनी है, रिसर्च का कैसे होती है, वो सब चीज़ें तुम्हें वहीं से समझ में आती है। तो फिर वो रिकमेंडेशन लेटर्स मैंने उन लोगों से लिए। फिर तुम्हें एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है दैट डिस्क्राइब्स कि तुम्हारी जर्नी बेसिकली तुम डिस्क्राइब करते हो अभी तक की, बट फोकस ओनली ऑन लाइक योर इंटरेस्ट इन रिसर्च एंड क्यों पीएचडी करना चाहते हो। तो वो जैसे एमबीए में एडमिशन के टाइम पे भी शायद कुछ कुछ कॉलेजेस मांगते हैं, उस तरह का होता है कि एक्सप्लेनिंग हाउ यू रीच्ड टू दिस कंक्लूजन कि तुम्हें पीएचडी करनी है और इस एरिया में ही करनी है, ये तुम यहाँ पे तुम कैसे पहुंचे। तो तुम कभी कभी कोई कोहेसिव स्टोरी नहीं होती है, बट यू बेसिकली ट्राई टू मेक टू लाइक थिंक अबाउट कि क्या कॉमन थ्रेड है तुम्हारे एक्सपीरियंस के हम्म। बीच में, जिससे तुम ये कन्वे कर सको कि मुझे यही करना है। तो वो आई थिंक दैट इज वन क्रूशियल पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। एंड दूसरा ऑब्वियसली रिसर्च एक्सपीरियंस रिकमेंडेशन लेटर। फिर कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, दोज आर नॉट टेक्निकल, दोज आर जस्ट टू टेस्ट योर इंग्लिश मतलब एबिलिटी। ओके। तो जीआरई और टॉफल होते हैं जैसे। तो जीआरई इज बेसिकली मैथ्स का टेस्ट होता है और इंग्लिश का टेस्ट होता है। मैथ्स बेसिकली बहुत ही बेसिक वाली होती है, इट्स आई वुड से कि कॉलेज कॉलेज हाई स्कूल लेवल की मैथ्स होती है। अच्छा। तो ज्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स दे एस इन दैट, तो दे डोंट हैव एन इशू कि कुछ, बट उनको पता है कि इंडिया से स्टूडेंट है, मैथ तो अच्छा कर ही लेगा ये, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ज्यादातर लोग जो होते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन में स्कोर कम करते हैं। ओके। तो उसमें कुछ वो लोग काफी यूनिवर्सिटीज ऐसा लिमिट लगा दी थी पहले कि इतना तुम आना चाहिए, इतना स्कोर होना चाहिए। तो वो टेस्ट का भी एक प्रिपरेशन होता है दैट टेक्स लाइक अ फ्यू मंथ्स, मुझे लगा 3-4 महीने मैंने लगाए होंगे उस टेस्ट को अच्छा करने में। और फिर एक राइटिंग का भी होता है एक सेक्शन, तो दैट ऑल्सो
टेल्स यू लाइक कि तुम कितना अच्छा लिख पा रहे हो कि नहीं। पीएचडी में इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ राइटिंग, तो दैट बेसिकली टेस्ट कि तुम कर पा रहे हो कि नहीं। तो ये सब करने के बाद में वो ये सब सबमिट कर दो दिसंबर में, और और दो ये तीन सब महीने में। आप अपने जॉब के साइड में ही कर रहे थे ना? हाँ, करना ये सब कर दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली। हाँ, वही मैं सोच रही हूँ कि जॉब के साथ ना मैनेज करना। हाँ, डिफिकल्ट तो होता है, बट आई गेस तुम्हारे मैनेजर पे भी थोड़ा डिपेंड करता है कि वो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है इस सब चीज़ों के लिए। मेरे मैनेजर को मैं बता दिया था मैंने कि मैं ये करने का अच्छा। सोच रहा हूँ, इनफैक्ट सपोर्टेड मी। क्योंकि कंपनी से काफ़ी लोग करते हैं ये चीज़, और वो तो कभी कभी इंटरनली भी लोगों को भेज देते हैं ऐसे बाहर प्रोग्राम्स करने के लिए। बट देन यू हैव अ कमिटमेंट टू कम बैक एंड लाइक सर्व द कंपनी, राइट? हाँ, वो तो ऑब्वियसली अगर वो कंपनीज भेजेगी तो वो कमिटमेंट तो देगी ना कि तुम्हें फिर से आकर रिलायंस ही ज्वाइन करना है। हाँ, बट मेरे मैनेजर तो बोल दिया था कि तुम रिलायंस क्यों आओगे वापस, तुम जब वहां से पीएचडी कर रहे हो। तो फिर उसने वो सपोर्टिव था, मतलब कि ऐसे मेरे को ऐसे पुश नहीं कर रहे थे कि मेरे वर्किंग आवर्स की ऑब्वियसली मैं बाहर ही करता था ये सब चीजें। तो वो उसके लिए वो पुश नहीं करता था कि तुम कंपनी का काम उसके बाद भी करो, या फिर कभी कभी कुछ ऐसे डेडलाइंस होती थी तो मेरे को बोल देता था कि तुम पहले से स्टार्ट कर दो काम करना इस पे, ऐसे वो मत करो लास्ट मोमेंट तक लाके, ताकि तुम्हारे पास टाइम रहे बेसिकली। तो वो सपोर्ट भी एक्चुअली हेल्पफुल था। और फिर मेरे जो सीनियर्स थे, कलीग्स थे, कुछ कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने भी मेरे को हेल्प किया मटेरियल्स प्रिपेयर करने में। पीएचडी में एडमिट होने के बाद में जब मैं यूएस गया, तब मेरे को लगा कि मैंने अभी मेरा जो अभी तक का रिसर्च एक्सपीरियंस था वो इट वाज नथिंग कंपेयर टू व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस हियर। ओके। मतलब क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है यूएस और इंडिया का। और जिस तरह से टीचिंग और रिसर्च होता है वो भी थोड़ा, मतलब इन टर्म्स ऑफ द कल्चर इट्स वेरी डिफरेंट आई वुड से। एक तो अच्छा। वहाँ पे, हाँ, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इज डिफरेंट। कि जैसे यहाँ पे हम टीचर को सर करके बुलाते हैं, हम्म। इट्स लाइक दिस इज लाइक एन ऑथोरिटी, राइट? ऑथोरिटी फिगर कि वो तुम्हें, you are supposed to be just be a student and like learn all you can from him, but you can't question a teacher as much as you want, right? तो वो माइंडसेट वहाँ पे बहुत डिफरेंट है। मतलब स्टूडेंट एंड टीचर्स टॉक लाइक दे आर जस्ट कलीग्स और फ्रेंड्स। सही है, तो वो, अच्छा है तो। हाँ, तो पीएचडी में जो मेरा एडवाइजर था, जो प्रोफेसर था, वो उसको मैं अपने उसके नाम से बुलाता था, और वो भी मेरे को अपने ऑब्वियसली मेरे नाम से बुलाता था। तो आई थिंक सारे प्रोफेसर्स भी ऐसे नहीं थे, बट काफी सारे प्रोफेसर्स वहाँ पे वैसे ही थे जो दे जस्ट, वो उस तरह का बैरियर फील नहीं होता तुम्हें उनसे कुछ भी पूछने में। और जो वहाँ का जो टीचिंग वाला भी था उसमें भी ऐसा ही था। क्लासरूम में दे जस्ट दे क्लासरूम इज वेरी इंटरेक्टिव देयर। तो प्रोफेसर्स व्हेन दे टीच समथिंग दे विल एनकरेज क्वेश्चंस। अच्छा। Not only they will encourage question, they will not proceed unless people ask questions. So they will stop at a point where they think कि अब मैंने काफी कुछ पढ़ा दिया है. They will pause and then they will just wait. There will be awkward silence for like a minute if no one asks a question, but they will wait and they will encourage people to ask questions. तो मुझे लगता है वो उसकी वजह से तुम्हारी हेजिटेशन भी भूल जाती है, और उनका अगर तुम कुछ स्टूपिड भी क्वेश्चन पूछ रहे हो तो दे डोंट लाइक डेनिग्रेट यू कि तुम हम्म। कि ये क्या पूछ लिया तुमने। तो उसकी वजह से मैंने वहाँ पे वो चीज, मेरा जो हेजिटेशन था, मेरा थोड़ा नेचर उस तरह का ही था कि मैं थोड़ा शाय था, और मैं मतलब उतना क्वेश्चंस उतना, मतलब क्लासरूम में नहीं पूछता था, वैसे वन टू वन पूछ लिया था। तो मुझे लगता है वहां पे जाके मेरा वो थोड़ा हेजिटेशन खुल गया हाँ, सो ज्यादा। नवीन। हाँ, सो नवीन, जैसे आपने से इधर रिलायंस की जॉब छोड़ी थी, ठीक है, तो उधर जो आपको स्टाइपेंड मिल रहा था पीएचडी में, वाज इट सफिशिएंट कि आप यूएसए की लाइफस्टाइल सरवाइव कर सको, वैसा था, और घर पे भी कुछ भेज सको? मतलब सेविंग्स तो हाँ, थी या क्या था, उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, आई थिंक वो मुझे लगता है कि काफी बड़ा फैक्टर होता है लोगों को डिसाइड करने के लिए कि करना है कि हाँ। नहीं। हम्म। तो मेरे को भी इतना पता नहीं था, और फिर मेरे को मेरे सीनियर्स के तो पता चला कि वहाँ पे सब कुछ फंडेड होता है। इनफैक्ट यू गेट अ सैलरी विच इज, मेरी जो सैलरी थी रिलायंस से उससे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स दैट वाज माय स्टाइपेंड। पर तो दैट, रिलायंस इंडिया, आप इंडिया के कंपैरिजन में कर रहे हो तो वो हाँ, भी हाँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज ऑल्सो डिफरेंट ना? हाँ, 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 बट आई वुड से आई वाज, वहाँ पे भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि सारे पीएचडी की जो यूनिवर्सिटीज होती है सब एक सेम कॉस्ट ऑफ लिविंग बनी होती है, लेकिन स्टाइपेंड हम्म। मोर और लेस सेम ही होता है। तो आई अच्छा। वाज फॉर्चुनेट कि आई वाज स्टेइंग इन अ कॉलेज टाउन व्हिच वाज रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव। बट इवन इफ यू स्टे इन लाइक somewhat of an expensive area, I would say you can at least save like 30-40 thousand a month easily. हाँ,
देन। That's the minimum. हम्म But if you are living like in the place like where I used to live, हम्म। तो तुम आराम से $1,000 तक सेव कर सकते हो। अच्छा, ये तो फिर। हाँ। तो ओके। अगर तुम थोड़ा सा सेंसिबली रह रहे हो, कि हम्म। तुम बहुत ज्यादा ऐसे बाहर खर्चा नहीं कर रहे हो, घर पे खाना बना रहे हो सब, तो दैट वाज, मतलब मेरे को थोड़ा सा आइडिया लग गया था उस बारे में, तो मेरे को लगा था कि रिलायंस की जॉब मैं छोड़ सकता हूँ। मैंने घर वालों को हाँ, बोल मैं दिया था वही कि पूछ रही थी, बिकॉज जब हमारा मेन पर्पस ही क्या होता है कि हम इधर, हमें ऑलरेडी जॉब मिल रही है, अच्छी सैलरी है, तो मैं छोड़कर इफ आई एम डूइंग समथिंग न्यू, तो अगर उसमें से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो भी तो एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है ना। सिर्फ फैमिली भी फिर मना करती कि नहीं अभी इसी को कंटिन्यू करो। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि वाकई लाइफस्टाइल कैसी थी, आपने कैसे सरवाइव करा, कुछ सेविंग्स बचती थी या नहीं बचती थी वैसा। तो हाँ अच्छा यार, एटी सेविंग्स, नाइनटी थाउजेंड तो इट्स लाइक गुड। उस टाइम पे उतना ही था, बट हाँ इन्फ्लेशन भी हुआ है, तो आई गेस इन्फ्लेशन एडजस्टेड उतना ही समझ लो तुम। हाँ। सही तो है। हाँ मतलब वो काफी, मुझे लगता है 4-5 साल जो मेरे निकले हैं पीएचडी में, दोज वर लाइक वन ऑफ द बेस्ट टाइम, जहाँ पे मैं अपना इंटरेस्ट परस्यू कर पा रहा था। आई वॉज ऑलवेज मोटिवेटेड टू डू वट आई वॉज डूइंग, कि मतलब मेरे को भी ऐसा नहीं लगता था कि मैं कुछ जबरदस्ती कर रहा हूँ। हम्म। हमेशा मैं काम में इंटरेस्टेड था, जो भी मैं कर रहा था। उसके साथ साथ में मैं, मेरे को ऐसा भी नहीं लगता था कि मैं पूरा टाइम स्ट्रेस्ड हूँ। अच्छा। मेरे को ऑब्वियसली टाइम डेडलाइंस एंड ऑल दैट वो होती है किसी भी तुम प्रोफेशनल डिग्री में हो तो, बट देयर वर पीरियड्स ऑफ टाइम लाइक मंथ्स एट लाइक 4-4 5-5 महीने तक ऐसा टाइम होता था कि जब मैं मतलब पूरा एकदम फ्री फ्लोइंग ऐसे एक्सप्लोरेटरी मोड में हूँ, कि मतलब मैं सोच रहा हूँ, अपने आइडियाज एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मेरे पास कोई ऐसा पुश प्रेशर नहीं है कि मेरे को आज का आज डिलीवर करना है, कल का डिलीवर करना है, आज ही इम्पैक्ट होना चाहिए, बिकॉज इट्स, वो डिग्री ऐसी है कि जो तुम्हें सोच, दैट ट्रेन्स यू टू थिंक हाउ टू थिंक अबाउट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जो एक्चुअल में इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में तुम्हें सिखाती है कि कैसे तुम्हें सोचना है। कोई अगर डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, कुछ नई चीज तुम्हें इन्वेंट करनी है, तो हाउ हाउ टू अप्रोच दैट। क्योंकि पीएचडी इज नॉट लाइक using existing knowledge, it's like creating new knowledge, so you are always at the forefront of what has been done. You have to, तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि तुम्हें कभी कभी खुद से नई चीजें बनानी पड़ती है, कि और टेस्ट करनी होती है कि ये चीज काम करेगी कि नहीं, और तुम्हें फिर एक्सप्लेन करना होता है लोगों को कि क्यों काम कर रही है, इससे क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं आगे कुछ और बनाने के लिए। अच्छा। सो दैट्स द होल प्रोसेस। तो उसकी वजह से यू कांट बी पुट ऑन लाइक कि इतने इतने टाइम तक ये डिलीवर करो। तो वो कुछ टाइम, वो कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आता, वो लगता है कि कुछ डायरेक्शन ही नहीं है, इतना ऐसे एमलेस हम्म। कैसे हो सकते हो। बट मेरे को वो अच्छा लगता था, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस था कि मेरे को अगर कुछ ऐसे सोचने के लिए खुला, मतलब फ्रीडम मिलेगी, तो मैं हाँ, ज्यादा अच्छा हूँ। अंडरस्टूड कि कोई मतलब हाँ। कुछ नहीं है, हम मेरे अकॉर्डिंग जितना चाहे मैं उतना क्रिएटिविटी यूज कर सकता हूँ, तो वो पूरा हम्म। फ्रीडम मिल रहा है ना, तो अच्छा ठीक है, अंडरस्टूड। सो फिर नवीन, आपकी जॉब इजीली लग गई थी आफ्टर पीएचडी या काफी स्ट्रगल करना पड़ा यूएस में? नहीं, वो डिपेंड करता है पीएचडी किस एरिया में करी है, अच्छा। और इस टाइम पे तुमने जो स्किल्स एक्वायर किए, उस स्किल्स की डिमांड, उन स्किल्स की डिमांड है या नहीं है, तो थोड़ा सा आई वुड से इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा। क्योंकि तुम हाइपर स्पेशलाइज हो जाते हो थोड़ा सा, तुम्हारे पास ब्रॉडर स्किल्स एटलीस्ट तुम डे टू डे यूज में नहीं होती तुम्हारी। तो मुझे वही लगता है कि जब भी तुम पीएचडी कर रहे हो, कुछ ऐसी एडवांस डिग्री कर रहे हो, तो ट्राई टू डेवलप सम स्किल्स दैट आर ट्रांसफरेबल। ओके। मुझे लगता है कि नहीं तो क्या होगा कि तुम, यू बेसिकली गेट पिजन होल्ड, लाइक यू, तुम्हें यही चीज पता है, लोग तुम्हें अज्यूम करने लग जाएंगे कि तुम्हें यही आता है, तुम्हें इसके अलावा और ज्यादा चीजें नहीं आती है। तो ट्राई टू prove that कि you know other things as well through either certifications, courses, some other things like, मेरे को लगता है कि वो पीएचडी में तुम वही सब करके कर सकते हो, कोर्सेज करके कर सकते हो, हम्म। इंटर्नशिप कर लो कुछ। मतलब वही अपस्किल कर लो बेसिकली कि हाँ तुम सिर्फ, हाँ अंडरस्टूड, क्योंकि वो पीएचडी समथिंग की बहुत हाई लेवल डिग्री हो जाती, तो ऐसा अज्यूम भी नहीं होना चाहिए कि हमें से वही आता है, मैं और कुछ भी नहीं आता है, तो हाँ एक्स्ट्रा। हाँ, मतलब अंडरस्टूड। ऐसा है कि केमिकल इंजीनियरिंग का जो तुम्हारा बैचलर्स का बैकग्राउंड है, वो तुम्हारे बैकग्राउंड में रह जाता है फिर, क्योंकि तुम उसको यूज नहीं कर रहे हो। हाँ तो हाँ। जॉब करते टाइम मेरे को, मतलब ज्यादातर जो रिसर्च वाले जॉब्स होते हैं वो हाइपर स्पेशलाइज्ड लोगों को ही ढूंढते हैं, कि ये अच्छा। बंदा इस एरिया में, ये स्किल सेट इसको बहुत अच्छे से आता है, इससे अच्छा, इससे एक्सपर्ट बंदा शायद दुनिया में ऐसे 40-50 लोग ही है जो ये चीज इतने अच्छे से कर सकते हैं। उस तरह का माइंडसेट होता है जब वो लोगों को हायर करते हैं। तो वो उस पर्पज से ही तुम्हें ले जाता है, यू आर सपोज टू बी एन एक्सपर्ट इन दैट। तो वहां पे जाके तुम ये नहीं बोल सकते कि अरे मेरे को सिखाओ, यू आर द पर्सन दे आर गोइंग टू कम व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम इन दैट एरिया। अच्छा। तो बट वही है कि ये इस तरह के जॉब्स है ना, वो उतने ज्यादा नहीं है।
तो दैट्स अ चैलेंज विद पीएचडी। तो लोग पीएचडी डिग्री में ये भूल जाते हैं कि मैं सीख तो रहा हूँ, मैं अच्छा कुछ नया नॉलेज भी डेवलप कर रहा हूँ, बिल्ड भी कर रहा हूँ, बट जॉब आगे क्या करना है। मतलब हम्म। पीएचडी का जो ओरिजिनल पाथ होता है वो होता है कि तुम पीएचडी करने के बाद प्रोफेसर बन जाओ, ठीक है, तो दैट्स द ट्रेडिशनल पाथ। बट उसके लिए भी इतने जॉब्स नहीं है, इतने सारे प्रोफेसर, इतनी यूनिवर्सिटीज नहीं है, इतनी पोजीशंस नहीं है। तो इट्स अ चैलेंज। काफी सारे लोग पीएचडी के बाद में पोस्ट डॉक करने लग जाते हैं, दैट्स बेसिकली अ ट्रेनिंग टू बिकम अ प्रोफेसर। तो पीएचडी इज अ ट्रेनिंग टू बेसिकली थिंक एंड लाइक बिकम एन इंडिपेंडेंट रिसर्चर। पोस्ट डॉक इज बेसिकली अ ब्रिज दैट कनेक्ट्स पीएचडी टू प्रोफेसर। तो वो ब्रिज वाला जो एरिया है उसमें लोग इन्फिनिट लूप में स्टक हो जाते हैं, मतलब यही करते रहते हैं, यही करते रहते हैं, और वो बिकम्स लाइक अ डेड एंड। अच्छा। तो मुझे लगता है कि पीएचडी के अंदर वो ट्रांसफरेबल स्किल्स डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि तुम अगर तुम उस लूप में नहीं घुसना है तो इंडस्ट्रियल जॉब्स करना चाहते हो, तो क्या स्किल्स तुम ऐसी एक्वायर कर सकते हो जो इट्स लाइक डजंट लाइक पुट यू इन अ जस्ट लाइक कि तुम्हें यही आता है। अंडरस्टूड। और नवीन, जैसे आपने इंडिया में भी काम कर रखा है रिलायंस के साथ, और आपने अभी यूएसए में भी आप काम कर ही रहे हो, तो क्या डिफरेंस है मतलब इंडिया के कंपनीज के वर्क कल्चर में और यूएस कंपनीज के वर्क कल्चर में? बिकॉज इंडिया में मेनली यही बोलते हैं कि बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, कोई वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं है, कुछ ना कुछ चलते हैं। जैसे अभी भी, आई एम नॉट श्योर वेदर यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट, अभी एक दो स्टेटमेंट भी बहुत वायरल हुई थी कि 90 आवर्स वर्क वीक, 70 हम्म। आवर्स वर्क वीक नारायण मूर्ति जी की। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? या वहां पे यूएसए में कैसा वर्क कल्चर है, क्या वर्क लाइफ बैलेंस है? तो आप वो बताइए। मेरे को लगता है कि ऑन पेपर वर्क लाइफ बैलेंस इज बेटर हियर, और मेरे को लगता है कुछ हद तक वो सही भी है। बट ये भी बोलूंगा कि ये कंपनी टू कंपनी थोड़ा डिफर भी करता है। अच्छा। मतलब मेरे को लगता है यूएस का जो यूएस में जो कंपनीज है उनका माइंडसेट ऐसा नहीं है कि यू हैव टू मीट सर्टेन आवर्स लिमिट। ओके। कोई ज्यादातर कंपनीज ऐसा डोंट केयर कि तुम्हें इतने आवर्स करने हैं, एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ लाइक रिसर्च स्टाफ, और लाइक जो थोड़े से एडवांस डिग्री वाले लोग हैं उनके साथ तो ऐसा नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग होते हैं जो दे आर बेसिकली ऑन आवरली वेज, तो उनका तो वैसे ही होगा कि तुम्हें इतने आवर्स करोगे तो तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, तो दैट्स लाइक अग्रीड अपॉन थिंग, राइट। तो तुम्हें हम्म। ऐसे ओवर टाइम मिलेगा उसमें तो। बट मेरे लेवल पे जो लोग होते हैं उनके साथ ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं होता कि तुम्हें इतने घंटे काम करना है। उनके साथ होता है कि तुम्हें काम डिलीवर करना है, अच्छा। ठीक है। ओके, मतलब दे आर फ्लेक्सिबल कि अब इट इज अप टू यू, तुम्हें टास्क दे दिया, इट इज अप टू यू, तुम वो एक दिन में करो या वन वीक में करो, बेसिकली नहीं, तुम्हें। देयर इज अ टाइम लाइन दैट यू हैव टू अच्छा, एडहेयर टू। डेडलाइंस होती है, बट हाँ, डेडलाइंस दे होती डू है, नॉट फोकस ऑन तुमने कितने घंटे काम करा है, बेसिकली कितने दे काम के, फोकस हाँ। ऑन दे हाउ डोंट केयर इफेक्टिवली अबाउट। यू आर वर्किंग। जैसे इंडिया में क्या होता है ना नवीन, बहुत माइक्रो मैनेजमेंट होता है कि तुम्हारे मैनेजर आकर तुम्हें हर दो दो घंटे में पूछ रहा है कितना हुआ कितना हुआ। वो इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, ऐसा नहीं होता है जैसे आपने बताया कि काम दे दिया और एक डेडलाइन दे दिया, आप कर लो, ठीक है। इंडिया में बहुत माइक्रो मैनेजमेंट होता है इस। अंडरस्टूड। हाँ, मेरे को लगता है कि वो चीज यहाँ पे डिफरेंट है। अच्छा। क्योंकि किसी मैनेजर को भी इतना लोड लेना पसंद नहीं है यहाँ पे, कि मतलब किसी बार बार जाके दे बेसिकली। मुझे लगता है कि वो लोग अपनी जो काम की बाहर की लाइफ है उसको भी एंजॉय करते हैं यहाँ पे लोग। मेरे को लगता है कि वो माइंडसेट उस तरह का है कि काम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, और उसके बाहर की जो लाइफ है दैट्स ऑल्सो प्रायोरिटी। मतलब फैमिली को टाइम देना, बाहर टाइम स्पेंड करना, जो भी तुम्हारी हॉबीज है वो तुम करना, ये इट्स, इफ यू डू दैट इट्स कंसिडर्ड अ गुड थिंग, नॉट अ बैड थिंग। ओके, और अप्रिशिएट भी करते लोग। जैसे इंडिया में तो क्या होता है ना, वीकेंड्स में भी जैसे नॉर्मली वर्क करते हो, अगर हम बोले हमें नहीं करना है वर्क, तो वो अप्रिशिएट भी नहीं करते। और मैंने खुद ने यूएस क्लाइंट के साथ डील कर रहा था, तो मुझे ही पता है कि फ्राइडे को आकर ही, जैसे फ्राइडे होता है तो दीज पीपल आर सो एक्साइटेड, उनके प्लान्स बने हुए रहते हैं सैटरडे संडे कि हमें ये करना है, हमें ये करना है। इंडिया के साथ ये हाँ। बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ऐसा भी सीन है कंपनीज में, इवन जब मैं मेरी फर्स्ट जॉब में थी, मेरे ऑलमोस्ट सारे ही सैटरडेज वर्किंग थे। और मुझे कुछ प्लान बनाना तो मुझे एडवांस में पूछना पड़ता था कि मैं प्लान बना लूं क्या। तो हम्म। यूएस में तो आई एम 100% श्योर ऐसा कल्चर ही नहीं होगा, वीकेंड तो ऑलमोस्ट ऑफ नहीं। ही होगी अनलेस अंटिल कुछ इंपॉर्टेंट डेडलाइंस नहीं हो। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे पीपल वोंट रेस्पेक्ट दैट, इवन इवन इफ देयर इज अ डेडलाइन। बट हाँ, लोग अपनी इच्छा से काम करते हैं। मैं ये बोलूंगा कि इम्पोजिशन नहीं है ऐसा कि तुम्हें करना है। बट रिसर्च जैसे जो एरिया है उसमें क्या होता है कि तुम खुद अपने काम को लेके एक्साइटेड रहते हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें इस चीज में इंटरेस्ट है, तुम्हारे दिमाग में कुछ आइडियाज चल रहे हैं, तो यू जस्ट हम्म। डू इट ऑन योर ओन, लाइक कि तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा, तुम अपनी इच्छा से कर रहे हो। काफी लोग मैंने ऐसे देखे हैं, मेरी कंपनी में भी कुछ लोग हैं ऐसे जो वीकेंड पे काम करते हैं। उनको कोई बोलता नहीं है तुम करो, बट
वो अपना फ्लेक्सिबिलिटी यूज कर रहे हैं, मतलब वीक डेज पे वो नहीं कर रहे हैं अच्छे से काम, तो वीकेंड पे करना पड़ेगा। उनको पता है कि उनको डिलीवर तो करना है ये काम। हम्म। और दे आर नॉट कि उनको क्या एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको ऐसा भी फील नहीं होता, क्योंकि दे नो कि दे हैव स्लैक्ड अ लिटिल बिट इन द वीक डेज, तो दे हैव टू मेक अप फॉर इट। अंडरस्टूड, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है वर्किंग एनवायरनमेंट का, वर्क वर्क कल्चर का, इंडिया वर्सेस यूएसए में। हाँ मुझे लगता है एक तो ये डेफरेंस वाला चीज, कि मतलब बैरियर्स फील नहीं होते लोगों के बीच में, दे आर ऑल आर लाइक कलीग्स। और दूसरा ये कि वर्क और लाइफ की बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट करते हैं लोग, वो चीज़ तो है। सो थैंक यू सो मच नवीन, काफी अच्छा कॉन्वर्जेशन था। एंड आई एम 100% श्योर जो ऑडियंस है जो उसको देख रही है उनको भी इस पॉडकास्ट से काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे कोई डे जीरो से आज इस लेवल तक है कि वो यूएसए में खुद से पूरा अच्छे से काम कर रहा है, पीएचडी कर लिया और यूएसए में जॉब कर रहा है। तो काफी मुझे पर्सनली काफी कुछ सीखने को मिला आपकी जर्नी से। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट एंड फॉर बेसिकली योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। या थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। या आई एम होपफुल कि कुछ लोगों को हेल्प मिलेगी इससे। हम्म। और या गाइस जो भी पॉडकास्ट देख रहे हो तो आप मुझे आप कमेंट्स में बताओ कि आपको इस पॉडकास्ट का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।